ये अच्छा ये समझ गया। ये ऑप्शन से ऑफ किया जाता है, ऑन किया जाता है। ये डेवलपर भी आपने शो नहीं करना होगा, ये सब भी ऑन किया जाता है। ये सब है ऑप्शंस, बट इसको ऑन करा जाता है। कोई नहीं, ये बताते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग फंक्शन लिस्ट। ये दो फंक्शन है जो हमें बहुत काम का आएगा। पहले है फाइंड और दूसरा है सर्च। ये दो बताए नहीं बताया कल? नहीं, कंट्रोल F वाला कल बताया था, फाइंड रिप्लेस वाला बताया था। सो दिस इज फंक्शन। वो तो शॉर्ट कीज था, कंट्रोल F से अपने डेटा के अंदर कोई पर्टिकुलर वर्ड या टेक्स्ट को फाइंड करना या कोई नंबर को फाइंड करना। बट यहाँ पे फाइंड एक हमारा फंक्शन है। फाइंड फंक्शन कैसे काम करता है कि सपोज हमारे पास एक नाम है। इस नाम में अगर मैं ये जानना चाहूँ कि जे की क्या पोजीशन है, तो जे की पोजीशन 1 2 3 स्पेस 4 5 6 7 है ना। तो ये फाइंड क्या करता है, वही पोजीशन हमें निकाल के देता है। फाइंड में आप जिस चीज को फाइंड करते हो वो हो गया फाइंड टेक्स्ट। फिर कहता है विद इन द टेक्स्ट, मतलब वेयर यू वांट टू फाइंड। सो F1 के अंदर हम फाइंड करेंगे, एंटर करेंगे। ये जो 7 दिया है, सो दैट इज द 7th पोजीशन पे। लेफ्ट से जो गिन रहे थे ना, इंक्लूडिंग स्पेस। हाँ, इंक्लूडिंग स्पेस। सर हमें स्पेस चाहिए होगा, डबल कोटेशन में स्पेस करके ब्लैक शो। हाँ एग्जैक्टली। जैसे सर्च की बात करें, देखिए सर्च का भी सिंटैक्स बिल्कुल सेम है कि क्या सर्च करना चाहते हो और कहाँ सर्च करना चाहते हो, दोनों का बिल्कुल सेम है। बट दोनों में फ़र्क ये है कि पहला जो होता है ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि अगर आपने इस जे को कैपिटल किया, जो कि कैपिटल वर्ड है ही नहीं, तब ये एरर दे देगा। मतलब जो नहीं है उसके बदले में वो एरर देता है। लेकिन सर्च क्या करता है, उसके बावजूद भी ये सर्च कर देता है, चाहे वो आप कैपिटल में दो चाहे स्मॉल में। यानी अननोन डेटा पे हम लोग काम करते हैं, उसके लिए सर्च अच्छा है। किसी पर्टिकुलर पासवर्ड वगैरह जनरेट करना है तो फाइंड है। क्योंकि आप देखते होंगे कि विंडो जब आप ओपन करते हो लैपटॉप या अपनी जीमेल आईडी, तो कैप्स लॉक ऑन या ऑफ रह जाता है, अपोजिट मोड में रहता है, तो वो नहीं खुलता है। वो बोलता है कि केस सेंसिटिव हो सकता है। जैसे आपने ब्रजेश का बी कैपिटल कर रखा है, बाकी स्मॉल कर रखा है, और आपने कैप्स लॉक ऑन करके पासवर्ड डाल रहे हो तो वो नहीं खुलेगा कभी। दैट इज कॉल्ड केस सेंसिटिव। समझ आ गई? सो फाइंड और सर्च दोनों एक ही काम करता है, किसी भी वर्ड या लेटर की पोजीशन को पता करता है। देखिए जब हम लोग मिड फंक्शन यूज कर रहे थे, याद करेंगे, जब हम लोग फंक्शन मिड यूज कर रहे थे तो मिड में था टेक्स्ट, फिर था कहाँ से, तो आप गिनते थे 1 2 3 4 गिनते थे ना, कॉमा 0 सॉरी 7, राइट। तो ब्रजेश निकल के आ जाता है। अब है कि अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ब्रजेश कहाँ से शुरू हो रहा है, इसी को डायनेमिक करना रहता कल के डेट में, तो हमें तो ब्रजेश कहाँ से, तो 4 आंसर आना चाहिए। सो फाइंड और सर्च किसी कैरेक्टर का ही नहीं, वर्ड का भी पोजीशन बताता है। जैसे आप फाइंड करते हो क्या, तो ब्रजेश, कहाँ, तो इसमें, तो ये 4 दे रहा है ना। या हम सर्च का भी यूज कर सकते थे यहाँ पे, क्या, तो ब्रजेश, कहाँ, तो इसमें। बात समझ में? तो फाइंड और सर्च से दोनों से एक ही काम होता है, किसी कैरेक्टर या किसी वर्ड की पोजीशन को बताता है उस सेल के अंदर। और पोजीशन लेफ्ट से काउंट होता है, राइट से काउंट नहीं होता, लेफ्ट की तरफ से काउंट होता है। 1 2 3, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4, ऐसे ऐसे लेफ्ट 1 2 3 4, नहीं, याद आ गया? तो ये फाइंड और सर्च है, इसका बहुत बड़ा रोल होगा अभी जब हम एनालिसिस में एडवांस वाला पार्ट करेंगे। तो फाइंड है, सर्च है, मिड तो पहले ही हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद आ जाता है आपका 2 फंक्शन है, एक का नाम सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट है, और एक का नाम रिप्लेस है। ये 2 ऐसे फंक्शन है, दोनों का काम सेम है। फिर से सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट ऐसे क्रिकेट के अंदर सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी का क्या मतलब होता है?
कि अगर हम 11 क्लास खिलाड़ी में से कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसके जगह पे फील्डिंग वगैरह के लिए, पहले तो रनिंग के लिए भी जाता था, बट अब वो रूल शायद चेंज हो गया है। तो सब्स्टिट्यूट मतलब के बदले में, जैसे मैं चाहता हूँ डॉक्टर ब्रजेश आनंद के बदले में, ब्रजेश के बदले में आ जाए सूरज आनंद, ब्रजेश नाम रिप्लेस हो जाए विथ सूरज। होशियार आदमी तो यहीं पे क्लिक करके डिलीट करके चेंज कर देगा, नहीं, लेकिन होशियारी से काम नहीं चलेगा। कभी आपको फॉर्मूले क्रिएट करना होगा तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है, बड़ा सिंपल। ये वैल्यू न्यू सेल में देगा। हाँ, हमेशा कोई भी फंक्शन न्यू सेल में देता है। फाइंड करते हो नई सेल, इसमें तो नहीं करते हैं। इवन अपर करते हैं तो हम तो नई में ही करते हैं, लोअर करते हैं नहीं करते हैं, सम करते हैं तो नई में करते हैं। एक्सेल में नए में ही होता है सब कुछ। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट में सबसे पहले आपसे टेक्स्ट मांगता है, ठीक है। उसके बाद मांगता है ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट का मतलब होता है जिसको आपको बदलना है, तो बदलना था हमें ब्रजेश को, ठीक। फिर उसके बदले में क्या करना था मेरे को, सूरज। न्यू टेक्स्ट मतलब सूरज। अब जो आउटपुट आपको मिलेगा वो होगा डॉक्टर सूरज, यानी ब्रजेश वर्ड सब्स्टिट्यूट हो गया, चेंज हो गया विथ सूरज। सेम उसी तरीके से आप रिप्लेस का भी यूज करते हैं, बट सब्स्टिट्यूट थोड़ा आसान लगता है क्योंकि इसमें किस वर्ड को किस वर्ड से, बस इतना ही कॉन्सेप्ट। जबकि रिप्लेस में हमें मिड की तरह काउंट करना पड़ता है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा लगेगा। ध्यान देंगे, रिप्लेस मान लो सेम ही काम करना है हमें। रिप्लेस में ओल्ड टेक्स्ट, मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे आता है स्टार्ट नंबर, जैसे मिड से गिनना पड़ता था तो स्टार्ट नंबर क्या हो गया 4। फिर बोलता है नंबर ऑफ कैरेक्टर 7, उसके बदले में थोड़ा सा है ना कॉम्प्लिकेटेड, इसमें गिनना पड़ता है, मतलब मैनुअल वर्क ज़्यादा हो गया है। लेकिन फ़र्क है, ये केस सेंसिटिव होता है सब्स्टिट्यूट। अगर गलती से आपने ब्रजेश स्मॉल में डाला तो ब्रजेश को ब्रजेश ही रहने देगा, सूरज नहीं कर पाएगा। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है इस जगह पे, इससे भी नहीं मतलब है। इससे मतलब है कि फोर्थ पोजीशन पे क्या है। ब्रजेश के जगह पे जितेश होता है, कुछ और भी नाम होता है, उस सबको वो सूरज बना देता है। तो दोनों के अपने इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये पोजीशन बेस्ड है। उस पोजीशन पे जो मिल जाएगा उसको हटा देगा, रिप्लेस कर देगा। इसमें पर्टिकुलर उसी वर्ड को रिप्लेस करता है, तो ये फर्क है। हाँ, यूजफुल रहेगा, एग्जैक्टली। सब चीज़ हम लोग आगे लार्ज डेटा पे काम करने के लिए ही कर रहे हैं। अब कल के डेट में एक प्रॉब्लम आती है कि अगर हमने, देखिए, अगर हमने एक डेटा दिया है जो बहुत ज़्यादा है, 10 लाख डेटा है आपके पास इस तरह का, और मैं आपसे पूछूं कि इस डेटा का क्या करो आप, टाइटल, नेम और सरनेम अलग करो। तो इसके लिए हमने फ्लैश फिल सीखा था, नहीं? कंट्रोल ई कर देंगे, 3 सेकेंड में हमारा काम हो जाएगा। इसके अलावा भी एक ऑप्शन है इस काम को करने की, ये तो हम फ्लैश फिल से कर सकते हैं, नो डाउट, और सबसे बढ़िया ऑप्शन इसको माना जाएगा क्योंकि बहुत जल्दी हो जाता है। बट इसके अलावा एक ऑप्शन आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है। टेक्स्ट टू कॉलम में क्या होता है उसका भी प्रोसेस हम लोग समझ लेते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम में कहता है कि आप अपना डेटा को सेलेक्ट कर लो, चाहे वो 10 हो या 10 लाख हो। डेटा टैब में जाइए और देयर इज ए ऑप्शन कॉल्ड टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है डिलिमिटेड और दूसरा होता है फिक्स फिट। डिलिमिटेड का मतलब होता है कि 2 वर्ड के बीच में कोई ना कोई सेपरेटेड जरूर होगा, चाहे वो स्पेस हो, डैश हो, कॉमा हो, कुछ भी हो, लेकिन होगा जरूर। एक होगा कि कुछ नहीं है, उसका बाद में देखते, पहले है उसके हिसाब से। तो डिलिमिटर पे ही रहेगा हमारा कर्सर, और नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिलिमिटर दिखने लगेगा। सेमीकोलन करोगे कोई फर्क नहीं दिखा, कॉमा करोगे कोई फर्क नहीं दिखा, जैसे स्पेस करते हैं तो देखा ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, यानी कि इंस्टीड ऑफ की इन सबको सेलेक्ट, ये तो बाय डिफॉल्ट ही आता है टैब, कॉमा है नहीं इसलिए वो हाँ ब्रेक नहीं कर एग्जैक्टली। तो स्पेस करा तो यहाँ ब्रेक नजर आता है, नेक्स्ट कर दिया और फिनिश कर दिया तो ये ब्रेक हो गया। अगर इन केस में से किसी एक वेबसाइट में कॉमा भी होता है और हम खाली कॉमा सेलेक्ट करते हैं तो बस उसी को करता है, हाँ, जो उसको मिलेगा उसका।
अब इस वाले केस में एक प्रॉब्लम आ गया कि मेरा मेन डेटा गायब हो गया, फुल नेम वाला। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे फ्लैश फिल में फुल भी रहता और ये दोनों अलग वाला भी रहता, ऐसा ही केस यहाँ पे भी हम जनरेट कर सकते हैं। नहीं, टेक्स्ट टू कॉलम हमें तो ये है ही ना, हमें इसको ब्रेक करना है, तो मतलब कुछ ऐसा ब्रेक करें कि इसको डिस्टर्ब ना करें। तो जब नेक्स्ट करते हैं, स्पेस करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, तो डायरेक्ट फिनिश नहीं करना है, एक देखना है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब होता है जगह। देखिए ये A1 पे ही ब्रेक कर रहा है, बस इसको A1 को हटा के अब B1 कर दीजिए, दैट्स इतना ही काम करेंगे तो ये भी बच जाएगा और जो हमें चाहिए वो भी मिल जाएगा। क्लियर है? रिप्लेस में, अच्छा यहाँ पे क्या केस पूरा अगर हम पूरा नेम नहीं करें, हम उसे अगर हम 3 रैंक जैसे RH हाँ वही चीज़, यहाँ पे बस पोजीशन देना है कि चौथे से कहाँ तक या 7वें से कहाँ तक। ये सब्स्टिट्यूट में मतलब बस सब्स्टिट्यूट में भी ऐसे ही होगा, सब्स्टिट्यूट में भी ऐसे। क्यों नहीं? जो सेल को करता है वो सेल के अंदर जाके करता है, दोनों में फर्क है ना। जैसे अगर आपने इस फंक्शन के अंदर आनंद को सिंह बनाना तो कंट्रोल H कीजिए, क्यों नहीं होगा? कंट्रोल H कीजिए और यहाँ पे लिखिए फाइंड व्हाट के अंदर आनंद, और आनंद को बनाना है सिंह, तो सिंह लिखा और रिप्लेस ऑल कर दिया, ये हुआ कंट्रोल H। डेटा में जितने भी हैं ये पूरा डेटा पे काम करता है। कंट्रोल H, कंट्रोल F मतलब फाइंड, कंट्रोल H मींस रिप्लेस, 3 इडियट्स वाला याद कीजिए, याद है? ये पूरे डेटा पे काम करेगा। हाँ पूरा शीट। हाँ, जबकि वो एक पर्टिकुलर सेल पे आप काम करवा सकते हो जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से। तो ये एक मेजर फर्क है। अच्छा, टेक्स्ट टू कॉलम की जब हम बात कर रहे हैं तो टेक्स्ट टू कॉलम में एक और अच्छा फीचर है कि अगर मेरे को सिर्फ डॉक्टर सिंह चाहिए, मिस सेन चाहिए, नाम नहीं चाहिए, या सिर्फ ये दोनों चाहिए, ये नहीं चाहिए, या ये नहीं चाहिए सिर्फ ये दोनों चाहिए, मतलब ये ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम में कि एक चीज़ को आप स्किप करवा सकते हैं। कैसे? फिर से एक बार देखते हैं टेक्स्ट टू कॉलम का ये फीचर। टेक्स्ट टू कॉलम में जब हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद हम डेस्टिनेशन देंगे। इस बार तो हमें डेस्टिनेशन थोड़ा और आगे E या F में जाते हैं, एक छोड़ के। अब आता है, देखिए एक होता है डू नॉट इम्पोर्ट, किसको? इसमें से जिसको सेलेक्ट कर लेंगे आप तीनों में से। आपने कर दिया कि भाई नाम नहीं चाहिए, तो नाम को छोड़ के बाकी सबको क्या कर दिया, ये स्किप कर लिया। अच्छा, हमने नहीं सेलेक्ट किया था, इसीलिए ये पूरा आ गया। हम क्या करते हैं, फिर से एक बार कर लेते हैं। तो टेक्स्ट टू कॉलम करा, डिलिमिटेड ही रहेगा, नेक्स्ट ही रहेगा, स्पेस के बेसिस पे ही हम लोग कर रहे हैं। डेस्टिनेशन भी हमने चेंज कर दी, और एक होता है इसको सेलेक्ट करने के बाद ये डू नॉट इम्पोर्ट और देन फिनिश, तो वो वाला पार्ट स्किप करिए, मतलब कोई एक पार्ट को आप स्किप करवा सकते हैं, ये भी एक फीचर है इसका। अच्छा, ये 2000 जब से मैं यूज कर रहा हूँ, लगभग 2000 और MS ऑफिस का 2000 वर्जन था, उससे ऑलमोस्ट 19-20 साल से 21 साल से मैं भी यूज कर रहा हूँ सर। उस समय भी टेक्स्ट टू कॉलम था, जबकि फ्लैश फिल 2013 में आया, मतलब 10 के बाद वाले वर्जन में आया। 10 में भी कुछ एडिशन अलग अलग, होम एडिशन, वो सब एडिशन, उसमें भी किसी एक में मैंने देखा था, बट मेजरली नहीं है। 13 में है, 13 में भी सारे में नहीं है, उसमें भी कई, लेकिन 365 में है। तो सोचिए कि इतने जो 12-13 साल का गैप है, उस टाइम में भी काम होता था, बट वो काम टेक्स्ट टू कॉलम से इजीली हो जाता। फ्लैश फिल उसको और इजी कर दिया। अच्छा, फ्लैश फिल जो नया इसमें फीचर आया, उसके फायदे भी हैं। जहाँ टेक्स्ट टू कॉलम से सिर्फ हम ब्रेक कर सकते हैं, इसको कंबाइन करने के लिए हमें एक अलग फंक्शन कॉन्केटिनेट का यूज करना पड़ेगा, है ना। हमने पढ़ा है कॉन्केटिनेट करेंगे, पहला टेक्स्ट कॉमा स्पेस भी चाहिए होगा, नहीं, दूसरा टेक्स्ट कॉमा फिर स्पेस भी चाहिए होगा, कॉमा तीसरा टेक्स्ट, यानी 3 नहीं, आप 5 टेक्स्ट को जोड़ रहे हो। ध्यान देंगे, यहाँ पे टेक्स्ट 1 लिखता है, टेक्स्ट 2 ये स्पेस वाला, टेक्स्ट 3, टेक्स्ट 4, तो ऐसे करने के बाद आप रिटर्न वैल्यू ले सकते हैं जब आपको इसको कंबाइन करना होता है। लेकिन फ्लैश फिल कहता है
कि आप डायरेक्ट भी कंबाइन कर सकते हो। यहाँ से डॉक्टर ब्रजेश आनंद लिख दो, इसको पता है कि हमें करना क्या है, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें कंबाइन कर देता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फीचर्स एक्स्ट्रा आ गए। ठीक है, अब आती है बारी कि अगर किसी ने गलती से आपसे ये पूछ लिया कि यही काम करना है, लेकिन ना तो फ्लैश फिल यूज करना है, ना टेक्स्ट टू कॉलम करना है, और आपको इन तीनों को ब्रेक करना है। ठीक है, सो एक यानी ब्रेक करना है तो फॉर्मूले बनाएंगे आप, एक लेफ्ट होगा, एक मिड होगा और एक राइट। अगर आप ये इंडिविजुअली करने बैठ गए, 10 लाख डेटा दे दिया तो 6 साल लगेगा आराम से, 5-6 साल, पंचवर्षीय योजना में तो चला ही जाएगा। तो यही क्वेश्चन होता है, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है इसमें कि एक डेटा दिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड तक नहीं जाता, ये 2 वर्ड को ज़्यादातर सेपरेट करने के लिए देता है। ये 3 है, और अगर 3 का कॉन्सेप्ट सीख ले तो 4 भी निकल जाएगा, 5 भी निकल जाएगा, और भी निकल सकता है। तो पहले ये 3 कॉन्सेप्ट, ये मॉडरेट कॉन्सेप्ट है ना, 2 में जा रहे हैं ना 4 में जा रहे हैं, हम 3 का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर 4 पे अप्लाई करेंगे और फिर मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो गौरव, होपफुली आप कर लेंगे इसको फंक्शन से। कैसे? अगर हमें राइट निकालना हो तो, मतलब सबका लास्ट नेम निकालना होगा तो पहले राइट फंक्शन यूज करेंगे, टेक्स्ट ले लेंगे, कॉमा, सेकेंड स्पेस कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड से स्पेस को फाइंड करेंगे, हाँ, फिर से यही, फिर से हमें एक फाइंड यूज करना पड़ेगा, फिर से स्पेस लेंगे, बिल्कुल सही जा रहा है, देन फिर से टेक्स्ट लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, +1 देन ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट। देखिए अब क्या होता है कि अगर आपके पास फॉर्मूले हैं, लॉजिक है, तब भी पर गलत हो जाता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, मतलब ये आप इंटेंशनली नहीं, ये चीज़ ही ऐसा है ना, गलत हो जाएगा, इसीलिए इसको कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। ठीक है, फॉर्मूला गलत था तभी तो गलत आया। हाँ, प्रैक्टिस के टाइम में आ जाएगा, एग्जाम के टाइम में गलत कर देंगे, इसलिए थोड़ा सा इसको अलग अलग पैटर्न में समझना है। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा क्या करें, आप इसको बिल्कुल ब्रेक मोड में पहले समझिए कि एक्चुअली कैसे करना है। ब्रेक मोड में हमें कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जो ऑलरेडी हमने पढ़ा। एक तो चाहिए हमें फर्स्ट स्पेस चाहिए, उसके बाद हमें सेकेंड स्पेस चाहिए, इसके बाद हमें लेन चाहिए। ये 3 फंक्शन की जरूरत पड़ेगी अदर देन लेफ्ट राइट मिड, और एक फाइंड भी चाहिए, मतलब इतना कुछ चाहिए तब जाके ये सॉल्यूशन होगा। यानी कितना हो गया? लेफ्ट चाहिए ही चाहिए, राइट चाहिए चाहिए, मिड चाहिए ही चाहिए, उसके बाद फाइंड चाहिए ही चाहिए, और फिर लेन चाहिए चाहिए। इतने फंक्शंस पे कमांड है तभी आप इसका सॉल्यूशन कर पाओगे, उसके बाद लॉजिक अलग से। लेकिन जब हम, यही तो बात है, आपको आप बोलोगे कि मतलब वही बात हो गया ना, अब टाइगर श्रॉफ को दिशा पटानी ही चाहिए तो आप दूसरा ऑप्शन दोगे तो उसको पसंद नहीं आएगा ना, तो ब्रेकअप हो गया, अलग बात है। वही बात है कि अगर एक इंटरव्यू में अगर पूछा जाएगा कि इसको फॉर्मूले से बनाओ, तब फिर आपके पास ऑप्शन नहीं रहता है फ्लैश फेल लगा के या टेक्स्ट टू कॉलम करके, ये जान के ही तो देता है। अच्छा, दोनों के फर्क भी है। फॉर्मूला जो बनाते हैं वो डायनेमिक होता है, कैसे डायनेमिक होता है अभी वो भी देखेंगे हम। सबसे पहले आप फर्स्ट स्पेस तो आराम से ढूंढ सकते हैं। फर्स्ट स्पेस ढूंढने के लिए फाइंड करेंगे स्पेस को, कहाँ? यहाँ पे। सो ये हो गया, ये बात को लेके तो आप पूरी तरीके से वो हमेशा लेफ्ट से ही करता है, लेफ्ट से ही होता है, यही तो कहते हैं। देखिए फर्स्ट कोई भी चीज़ को तो फर्स्ट
फाइंड कर लेते हो। अब सवाल उठता है कि सर इसमें दूसरा भी स्पेस है, अगर ए ही फाइंड करता तो ए ब्रजेश में भी है, आनंद में भी है ना। उसी तरीके से हो सकता है कि आपको पहले स्पेस के बाद आपको दूसरा स्पेस फाइंड करना है। तो लॉजिक कहता है कि जब तक आपको पहला स्पेस नहीं पता है तब तक आप दूसरा स्पेस नहीं फाइंड कर सकते, या यूं कहें कि सेकेंड स्पेस फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट स्पेस की जरूरत पड़ेगी। एग्जैक्टली। सो फाइंड स्पेस, और यहीं पे छोड़ते हैं तो ये हमें क्या देता है, पहला स्पेस। लेकिन देखिए इसके बाद एक ऑप्शनल पार्ट होता है कि अगर हमें आगे का स्पेस चाहिए तो दैट इज कॉल्ड स्टार्टिंग नंबर। मतलब मैंने तो पहला स्पेस फाइंड कर ही लिया, तो पहला स्पेस प्लस ये, यहीं पे गलती हुआ है, समझ में आया, यहीं पे गलती हुआ है। ये हुआ सेकेंड स्पेस, ये पहला स्पेस है, दूसरा स्पेस लेन तो हमने पढ़ा ही है, ये टोटल क्या करता है, लेन हमें निकालना था। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेकेंड स्पेस। सेकेंड स्पेस समझ में आया सबको? ये 3 फंक्शन है, बस मर्ज कर दो। लेफ्ट कहता है, हाँ फिर से लगा देते हैं, इक्वल्स टू फाइंड क्या स्पेस, कहाँ, इसमें। तो ये तो हमें फर्स्ट स्पेस देगा। फिर आता है कि कहाँ से शुरू करें, कहे कि मैं तो पहला ढूंढ ही चुका हूँ, इसके बाद तुम ढूंढना शुरू करो। ये होता है कॉन्सेप्चुअली समझ। अब क्या होता है कि वो 4 से ढूंढना शुरू किया तो उसको 11वें नंबर पे स्पेस मिल गया। 5 के बाद 6 से ढूंढना किया तो 10वें पे मिल गया। अब देखिए जब हम लोग लेफ्ट पढ़ते हैं या लेफ्ट को अप्लाई करते हैं तो कहता है कि टेक्स्ट कॉमा कितना करेक्ट है। तो आप बोलते हो कि देखो मैनुअल गिनते तो 2 बोलते, इधर से मैनुअल गिनते तो 4 बोलते, लेकिन ये एक कम है ना, तो बोलेंगे पहला स्पेस -1। समझ में आया ये -1 क्यों हुआ? तो ये चीज़ें फुल डायनेमिक हो जाएगी। 3 - 1 करेंगे तो 2 बचेगा, हमें डॉक्टर चाहिए। 5 माइनस, हाँ स्पेस वाली वैल्यू को माइनस करना। अब आते हैं उसी तरीके से राइट, बहुत आसान है। जब आप राइट लगाते हो तो कहता है कि किस टेक्स्ट में से कितना, किस टेक्स्ट में से कितना। तो हमने बोला कि भाई 16 में से 11 तो 5, 13 में से 10 गया तो 3, मिल रहा है ना। यानी कि अगर आप यहाँ पे फॉर्मूले लगाते तो लेन माइनस सेकेंड स्पेस, तो लेन माइनस सेकेंड स्पेस। अब देखो ये बनेगा डायनेमिक। तो मिसिंग कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे लेन हमने यूज नहीं किया था, हम डायरेक्ट सेकेंड स्पेस कर लिया था, इसलिए वो 11 दे रहा था, राइट से 11 दे रहा था। तो यहाँ जब लॉजिक क्लियर, जब आप ब्रेक मोड में करते हैं तो आपका लॉजिक क्लियर हो जाता है। फिर वो आप एक्सपर्ट मोड में जा सकते हो कि जहाँ पे G2 किया है वहाँ पे फाइंड का फंक्शन लगेगा, जहाँ हमने H2 किया है वहाँ लेन का फंक्शन लगेगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन आपको ब्रेक मोड में प्रैक्टिस करना चाहिए। अच्छा अब आ जाते हैं मिड होता है टेक्स्ट। फिर से मिड कहता है कहाँ से, पहले स्पेस +1 से ना, मैनुअली 4 होगा ना, तो पहले स्पेस +1। समझ में आए सूरज? उसके बाद आता है कितना कैरेक्टर। एक्चुअली ब्रजेश 7 कैरेक्टर का है। अगर मैं दोनों स्पेस के बीच का पार्ट उठाता हूँ, यानी सेकेंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस करता हूँ, तो आंसर क्या आएगा? 11 - 3 तो 8 हो गया, लेकिन मेरे को तो 7 ही चाहिए ना। -1 स्पेस को ट्रिम कर रहे हैं, यहीं पे डायरेक्टली ट्रिम कर रहे हैं। अगर चाहते तो यहीं पे ट्रिम भी कर लेते, लेकिन हम ट्रिम क्यों लगाए, जब माइनस से ही हमारा काम चल जाएगा। तो ये रहा 7 कैरेक्टर का। देखिए हल्का वाला लीजिए, ये रिया 4 है तो 4 गिनना पड़ता। हम ऐसा भी कर सकते हैं 10 - 5 तो 5 और -1 तो 4, 11 - 3 तो 8, -1 क्या था 7, वही तो किया। एक जो माइनस लास्ट में किया है ना, वही स्पेस को हटा। अच्छा अगर आप ये नहीं भी देते ना तब भी पर आंसर वही देगा, बट इसमें स्पेस है, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ये ब्रजेश स्पेस है, रिया स्पेस है, खुशी स्पेस। तो टेक्निकली और इसको सही करने के लिए हमने एक और -1 कर दिया कि भाई वो कैरेक्टर जो इनविजिबल है उसको भी आप हटा दो, हमें वो चाहिए ही नहीं। चाहिए
अच्छा ये भी कर सकते थे कि हम माइनस यहाँ नहीं करके हम यहाँ पे ट्रिम लगा देते, तब भी पर हो जाता, या तो -1 करें या ट्रिम लिखने से एक और फॉर्मूला जुड़ जाएगा, तो क्यों ना हम -1 कर लें समझ के। मतलब ट्रिम क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट का, तो जो आंसर दे रहा है उसको ट्रिम तो हमेशा यहीं पे लगेगा, ट्रिम तो यहीं पे लगेगा, जो आउटपुट आ रहा है उसको ट्रिम करके दे, स्पेस के साथ ना दे। तो ऐसा भी आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए कि ये तीनों में फर्क क्यों है, ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा फॉर्मूला एक्चुअली में अभी तक तो आप फंक्शन यूज किए, फॉर्मूला बनाए कहाँ? फॉर्मूला कब होता है, देखो जहां पे F2 लिखे हो, F2 पे क्या लगाएंगे, जब फाइंड लगाएंगे। फॉर्मूला इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन, यानी ये हुआ एक्सपर्ट मोड पे आप जा रहे हैं, तब यहाँ पे क्या करते हैं, ये चीजें जो होता है ना, तब इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मूला। अब हमें इस केस में, इस वाले केस में हमें इसकी जरूरत नहीं होती, देखिए इस केस में, लेकिन ये सब डिपेंडेंट है ना, इसलिए ये सब में जरूरत पड़ रहा है। तो जहां जहां पे F2 है वहां पे ये वाला फंक्शन यूज होगा, यानी कि जब फॉर्मूला बनेगा तो इसमें जो जो फंक्शंस अप्लाई हुए हैं वो सारे फंक्शन कंबाइन होंगे। लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड में अभी नहीं जाके, आपको ब्रेक मोड में प्रैक्टिस करना चाहिए और धीरे धीरे आप इतने सक्षम हो जाएंगे। अच्छा तीनों में फर्क क्या है? अगर कल के डेट में इस मिस की स्पेलिंग को ठीक किया हमने, हमारा रिजल्ट तो गलत हो रहा है। मिस्टर के जगह पे हमने कर दिया मास्टर, डेटा कुछ और है, आंसर कुछ और है, स्टैटिक आंसर है। टेक्स्ट टू कॉलम में भी वही प्रॉब्लम है, मिस के जगह पे मिसेस कर दिया, रिजल्ट वही है। फॉर्मूला में आइए, जैसे ही लगाया ये ऑटोमेटिकली सारा चीज फिक्स है, मतलब सब वहीं से उठा रहा है, सब कनेक्टेड है। तो फॉर्मूला ऑलवेज डायनेमिक मोड में होता है और वो स्टैटिक मोड में होता है, ये दोनों, इसलिए इसकी डिमांड है। यहाँ पे लॉजिक भी है, यहाँ पे लगता है कि कुछ हमने काम किया है, ये तो लगता है कंट्रोल ही दबाया हो गया, नहीं मोस्टली वो यूज करते हैं मोस्टली, क्योंकि जब भी डायनेमिक कोई बातें होगी तो फॉर्मूला हम लोग क्यों चिल्लाते हैं एक्सेल के अंदर कि फॉर्मूले पे कमांड। आधे लोग तो फॉर्मूला फंक्शन में फर्क ही नहीं समझते हैं, वी लुकअप पढ़ लिया सोचते हैं फॉर्मूला सीख लिया। फॉर्मूला वो नहीं है, जब वी लुकअप के साथ चूज मैक्स मीन, उसके अंदर कुछ और डाल दो, उसके अंदर कुछ और डाल दो, फंक्शन इसको तो फॉर्मूला असल में फॉर्मूला क्रिएशन वो। अब सम को फॉर्मूला बता रहे हो, टेक्निकली वो गलत है, फंक्शन है, ठीक है। तो ये चीजें समझना होता है। तो देखिए ये फ्लैश फिल, टेक्स्ट टू कॉलम और फॉर्मूला के थ्रू लेफ्ट राइट मिड का यूज करना, लेकिन इसके लिए हमें स्पेस फाइंड की भी जरूरत पड़ेगी और लेन की भी जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आए? सो ये इसको हम लोग बोलते हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक वाला बात हमने बताया कि फाइंड क्या काम करता है, सर्च क्या काम करता है, सब्स्टिट्यूट क्या काम करता है, रिप्लेस क्या काम करता है। अगर हम क्वेश्चन आंसर मोड में आए, जो हम टेक्निकली क्वेश्चन करते हैं और आपको आंसर देना होता है, यानी कि आप इंटरव्यू में हो और इंटरव्यू में कोई एक पैराग्राफ दे दिया, नहीं, माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट, एक सेंटेंस दिया गया है आपको और बोला गया है कि इस सेंटेंस में आप फॉर्मूले से बताओ कि कितने स्पेस पता करना है। पहला क्वेश्चन पता करना है टोटल नंबर ऑफ स्पेस। अब छोटा डेटा है तो आप तो गिन ही लोगे, 1 सर 2 3, मैं जैसे ही सेंटेंस चेंज करूंगा आपका आंसर बदल जाएगा, मतलब रॉन्ग हो जाएगा। सो दैट शुड बी डायनेमिक। कैसे पता करेंगे कि कितना स्पेस है? सोचिए, अब आपका शुरू होता है, अब आता है असल पढ़ाई, अभी तक तो हवा में थे। इक्वल टू फाइंड कर लेंगे, ठीक है, लगाते हैं स्पेस को फाइंड कर लेंगे। तो ये थोड़ी ना बताता कि कितना, ये तो ये बताता है कि 3rd नंबर पे पहला स्पेस मिला, बट ये तो क्वेश्चन कहता कितना स्पेस है।
फाइंड ब्लैंक नाम का कोई फंक्शन होता अगर है? नहीं सॉरी मतलब उसके अंदर फाइंड में ब्लैंक वाला सर्च से फॉर्मूला यूज करेंगे। सर्च भी वही काम करता है जो फाइंड करता है, बस एक केस सेंसिटिव है। गौरव? दोनों चीजें काम नहीं करेंगी। बस ब्लैंक वाला यूज करेंगे। फाइंड के साथ मुझे काउंट ब्लैंक से नहीं, वो तो फाइंड से अलग है, कोई नहीं अलग से काउंट ब्लैंक वो तो अलग ही यानी है। कि एक रेंज पे काम करेगा, वाली वो सेल नहीं, को काउंट नहीं। करता है। ये तो कुछ अलग ही है, ये छोटा सा फंक्शन आपका दिमाग घुमा दिया। अब ऐसे सवाल हमारे पास कोई 50-60 सवाल है ऐसे ही टेक्निकल, जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। सर यहाँ पे मल्टीपल जैसे जहाँ जहाँ पे स्पेस है उस स्पेस को किसी और कैरेक्टर से फिल कर सकते हैं। जैसे सर रिप्लेस फंक्शन का यूज करेंगे, बट मेरे ख्याल से ऐसे करेंगे, मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं, मेरे दिमाग में बस यही आया। आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा हटके आ रहा है। अभी हमने सब्स्टिट्यूट पढ़ा ना, सब्स्टिट्यूट यूज करेंगे इंस्टीड ऑफ रिप्लेसमेंट। हम क्या करेंगे, एक सेल में सब्स्टिट्यूट लगाते हैं। पहले ब्रेक मोड में दिखाता हूँ। सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर किसको, स्पेस को, किसके साथ, बिना स्पेस का। इसकी लेंथ का डिफरेंस इसके लेंथ से, दैट्स इट। लेन ऑफ दिस माइनस लेन ऑफ दिस। आ गया आंसर। अच्छा, हम डायरेक्ट ब्रैकेट क्लोज करके फिर दोबारा अभी ये हुआ ब्रेक मोड में। ब्रेक मोड में नहीं करना रहता, इसको तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं ना। ये जो पहली वाली लेन है ये तो यही रहेगा, इस वाले D8 से पहले लग जाएगा सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट किस में, इसी D8 के अंदर करेंगे। ओल्ड टेक्स्ट स्पेस है और बिना टेक्स्ट का ये है, और इसका लेंथ ऑलरेडी है ये। क्या गलती कर दी हमने? सर D8 सेट कर लेना, हमें करना चाहिए बी करना चाहिए, B2 नहीं B1। आ गया आंसर। अच्छा, ये डायनेमिक आंसर हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ लिखा माई नेम इज ब्रजेश आनंद। डायनेमिकली पता करके बता रहा है। अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ, एक क्वेश्चन और लगे हाथ लोग पूछ देते हैं, बट ये आ गया तो दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिक सोचेंगे तो आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ वर्ड या वर्ड्स कितना होगा? स्पेस माइनस लेटर माइनस स्पेस। लेन माइनस स्पेस। लेन माइनस स्पेस, इतने सारे वर्ड थोड़ी ना। लेन में तो बहुत आ जाएगा, 20-25 आ जाएगा, उसमें से 4-16 वर्ड थोड़ी ना। सर पहले 1 2 3 4 5 वर्ड है ना। सेम वैसे ही करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके। सर नंबर ऑफ स्पेस प्लस 1। यस, दो वर्ड को एक स्पेस जोड़ता है ना। बोलेंगे इसमें कितने स्पेस है, कितने वर्ड है, तो 2 हैं, तो 2 वर्ड को एक स्पेस जोड़ता है। अब हमने लिखा मिस्टर ब्रजेश आनंद, कितने स्पेस, 2 स्पेस 3 वर्ड, तो जितना निकला है स्पेस प्लस 1। लॉजिक समझ में आया? नहीं सर, ये नहीं आएगा। अरे सर 1 2 2 वर्ड को जोड़ने के लिए कितने स्पेस की जरूरत है? 3 वर्ड को जोड़ने के लिए कितने स्पेस की जरूरत पड़ी? तो 5 वर्ड को जोड़ने के लिए कितने स्पेस की जरूरत पड़ी? एक कम ना। जितने वर्ड होते हैं उससे एक कम होगा हमेशा स्पेस। पहले स्पेस निकाल चुके थे, इस बार कम नहीं, इस बार जोड़ रहे हैं प्लस 1 कर देंगे सर। लेकिन और पंगेबाजी होगी अगर हमने बीच में 2-3 स्पेस डाल दिया तो अब सारा खेल बिगड़ जाएगा। अब आप सोचो अब क्या करोगे? 7 घंटे बैठे रहोगे तो ऐसे सवाल ही हम आपको दागते रहेंगे, लेकिन इसी से आपका दिमाग की बत्ती जलेगा। लेकिन ये बेसिक वाले बच्चे से नहीं समझने वाला है ये चीज। इसके लिए मेहनत आपको करना पड़ेगा। अब क्या करें? ट्रिम कर लेंगे, ट्रिम कर लेंगे, आंसर आ जाएगा।
यहाँ पे B9 जो है, यानी कि B9 की वैल्यू को अपन ट्रिम करवा के ही लेंथ चेक करेंगे, और यहाँ पे भी ट्रिम करवा के ही उसका लेंथ चेक करेंगे। हो गया आंसर। क्या फर्क पड़ता है ये डेटा कैसे दे रखा है, हमें जो पूछा गया है ट्रिम में एडिशनल स्पेस आता है, मतलब एडिशनल स्पेस हटाया। टेक्निकली तो वही आंसर सही था कि कितने स्पेस है, वर्ड गलत हो जाएगा। स्पेस तो आप सही ही बता रहे हो क्योंकि उसमें मल्टीपल स्पेस है, तो सवाल उठता कि एक्चुअल स्पेस कितने हैं, अननेसेसरी स्पेस भी कितना है वो भी निकाल सकते हैं क्वेश्चन, और कि इसमें से अन्य से कहाँ कितने स्पेस हैं जो अननेसेसरी है। अब ये भी एक क्वेश्चन बन सकते हैं, वो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बार लॉजिक क्लियर हो जाए तो कई सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है, हम आपको असाइनमेंट्स में ये क्वेश्चन देते हैं, तो इस चीजों को समझना होगा। हाँ ले लो, फोन ले लो, मेरा गेट सटा दो, मेरा आवाज नहीं तो आपको डिस्टर्ब करेगा। आराम से अपने आप चला जाएगा, बस छोड़ दो, वो आ जाएगा, समझदार ऑटोमेटिक है। लॉजिक क्लियर हुआ? यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम, देखो फंक्शन तो किसी को भी 50, 60, 100 पहुंचा देंगे तुरंत। उस फंक्शन को कंबाइन करके जब फॉर्मूले की बात आती है, अब आपको थोड़ा आइडिया लग गया कि कितना इंपॉर्टेंट है ये सारे फंक्शंस। लेन यूज हुआ, ट्रिम यूज हो गया, मतलब वही सब यूज हुआ जो आप पढ़े हो। ट्रिम और ट्रिम कहाँ देखी करते हैं? नहीं, ट्रिम में मतलब ट्रिम जो है, टेबल कैरेक्टर्स को भी ट्रिम। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। अब आते हैं वो पार्ट जहां पे हमने कल छोड़ दिया था। ये तो 4 फंक्शन बेसिक के हमने बताया आपको जो हमें आगे जरूरत पड़ेगी, लेकिन अब आते हैं उस पार्ट पे जहां पे हमने कल छोड़ा था। यस, इसको रहने देते हैं। अगर आपको सम इफ क्लियर है, अगर आपको सम इफ क्लियर है तो एवरेज इफ बिल्कुल वही है। जहां पे एवरेज होता है वहां पे अब क्या होगा, सॉरी जहां पे सम होता था अब क्या होगा, उसका एवरेज निकालेंगे। ऐसे मैं कंट्रोल H कर दूं और यहाँ पे लिख दूं एवरेज और यहाँ पे लिख दूं सम, तो हमारा सारा आंसर बन के रेडी है। बट हमें आंसर रेडी नहीं करना है, हमें आंसर समझना है, ठीक है। कह रहा है कि एवरेज ऑफ सेल्स, एक बार वेट कर लेते हैं, वो आ जाते हैं तो कल हमने काउंट इफ, काउंट इफ्स, सम इफ, सम इफ्स, आज कर रहे हैं एवरेज इफ, एवरेज इफ्स। मैं अगर आपसे सिंपल पूछूं कि हमारे प्रॉफिट का एवरेज क्या है, एवरेज ऑफ प्रॉफिट, एवरेज ऑफ प्रॉफिट क्या है, तो आप सिंपल फॉर्मूला क्या लगाओगे, फंक्शन क्या लगाओगे, प्रॉफिट, सॉरी एवरेज अंडर एवरेज। आप प्रॉफिट वाले रेंज को सेलेक्ट कर लो, कि हमारा एवरेज प्रॉफिट जो है हर प्रोडक्ट पे मोटा मोटी 1652 रुपीज है। इस बार बोल रहा है कि एवरेज ऑफ सेल्स, सेल्स की एवरेज निकालना है, लेकिन उसी का जिसमें सिटी पटना, यानी लॉजिक आ गया। और एक ही लॉजिक है तो हम लोग एवरेज इफ का यूज कर सकते हैं। रेंज नहीं, रेंज सिटी होगा, प्रॉफिट क्यों होगा, जिसका रेंज होता है उसी का क्राइटेरिया होता है। तो क्राइटेरिया प्रॉफिट में तो नहीं ढूंढेगा ना,
क्राइटेरिया तो आपको सिटी में ढूंढेगा, तो सिटी इज रेंज, क्राइटेरिया इज पटना, एंड एवरेज रेंज, जैसे सम रेंज न्यूमेरिकल होता था, यहाँ पे एवरेज रेंज न्यूमेरिकल होगा। समझ में? सेम इस वाले का बनाइए आप, एवरेज इफ प्रोडक्ट किधर है, ये है, हाँ, देन वीवो, एवरेज रेंज इज सेल्स, जो पूछेगा वही उसी का आंसर देना है। एक बार आप सूरज सेल्स का सब एवरेज क्राइटेरिया में रेंज में सेल्स ही आ जाएगा, क्योंकि यही रेंज है, यही क्राइटेरिया है। और इसमें ग्रेटर देन 8000, अगर आप चाहें तो ऑप्शनली छोड़ भी सकते हैं या ले भी सकते। लेना एक अच्छा हैबिट है, ताकि आपको कभी रेंज बदलता है तब भी पर आपका कॉन्सेप्ट बना रहेगा। उसके बाद आपने जो रेंज दिया वो ऑप्शनल, हाँ ऑप्शनल था, इस केस के लिए ऑप्शनल था, लेकिन अगर क्राइटेरिया रेंज अलग होता तो ये मैंडेटरी हो जाता, क्योंकि इसी को एवरेज में निकालना है। अब दो वाले में से हिमांशु जी आप ट्राई करें। एवरेज है, हाँ? इफ होगा ये, इसमें दो क्राइटेरिया। हाँ। ठीक है, एवरेज हो गया। फर्स्ट हम एवरेज रेंज लेंगे, सिटी लेंगे। एवरेज रेंज, एवरेज हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू का आता है, यही तो समझना है। सम रेंज हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू का आता है। एवरेज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का लेंगे। सो प्रॉफिट का रेंज लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्राइटेरिया रेंज, हम्म। क्राइटेरिया हुआ सिटी। हाँ, इस बार सिटी के अंदर पटना, और दूसरा प्रोडक्ट के अंदर एप्पल, दैट्स इट। एवरेज इफ्स, क्यों इफ्स? क्योंकि एक से ज्यादा है, ठीक है। सेल्स वाली रेंज, क्योंकि सेल्स का हमें एवरेज निकालना था, यस। नेम वाली रेंज, उसके अंदर एलिना, उसके अंदर प्रोडक्ट, और उसमें एप्पल। वेरी गुड, क्लियर हो गया। अब एक लास्ट, सेल्स की रेंज, अगेन सेल्स ही रहेगा। इसकी पहली क्राइटेरिया दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2000, अगेन क्राइटेरिया रेंज सेल्स ही रहेगा, और लेस देन इक्वल्स टू। ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है इंटरव्यू में, ये रेंज वाले, ये वाला पार्ट। एवरेज से पूछेगा, सम से पूछेगा, अकाउंट से पूछेगा जरूर। ये इन बिटवीन में सम करके दिखाओ या एवरेज करके दिखाओ, इस तरीके से। मेरे से पूछा था दूसरे तरीके से, लाइक उसमें जो रेंज है, हाँ। वो दो सेल्स में रेफरेंस में दी हुई थी, था वहां से। अच्छा। ग्रेटर देन 2000 और लेस देन 4000 एक रेंज में लिखा हुआ है। एक सेल्स के अंदर लिखा सेल्स के अंदर। हाँ, तो रेफरेंस दे दें। रेफरेंस दिया था। हाँ, रेफरेंस दे दें, कोई दिक्कत नहीं, रेफरेंस दे सकते हैं। अगर ये चीजें, रेफरेंस ये कहते हैं, ये लिखा हुआ है ना, अगर कहीं पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 लिखा हुआ है और लेस देन इक्वल टू 4000 लिखा है, तो जहां आपको क्राइटेरिया मांगेगा ना, तो रेंज तो ये हो गया और क्राइटेरिया ये हो गया। रेंज ये हो गया और क्राइटेरिया, जैसे हम एप्पल सेलेक्ट कर लेते हैं ना इंस्टेड ऑफ लिखना, तो इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। अब आ जाते हैं लॉजिकल का सेकेंड पार्ट। क्या कंपैरेटिवली ये तो इजी लग रहा है, मतलब आप जस्ट सिलेक्ट करना है, आपको डालना नहीं है। लेकिन कोई में या तो आपको लिखना पड़ेगा या तो किसी ने लिख के दिया होगा क्वेश्चन में। हाँ, मतलब वो तो है, वही बेटर है। लिखने और नहीं लिखने के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। ऑब्वियसली कि मुंबई नहीं लिखना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, तो क्लिक तो इजी होगा ही होगा हमेशा, नहीं उसमें भी कॉम्प्लिकेटेड नाम रहे तो और भी इजी लगेगा। ठीक है, अब आते हैं वो पार्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लॉजिकल के अंदर, जिसको हम लोग 6 फंक्शंस के फॉर्म में यहाँ पे देखेंगे और उससे हजारों फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट इज लॉजिकल 2।
लॉजिकल 2 में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इफ, आपने भी नहीं पढ़ा है ना इसको, नहीं आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इफ, नेस्टेड इफ, मिक्स्ड इफ एंड और इफ एरर। हालांकि इफ एरर पढ़ चुके, बट इफ एरर को यहाँ पे खूब जम के यूज होगा, इसीलिए इफ एरर को एक बार फिर से ले आ रहे हैं। इफ एरर का यूज एक बार वी लुकअप में भी जम के होता है। इफ एरर बहुत ही अच्छा फंक्शन माना जाता है, इसलिए थोड़ा सा रेफरेंस के लिए ऐड कर लेते हैं। 6 पहले पढ़ा, अब 6 पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखिए जब हम, अच्छा लॉजिकल में ये वाला लॉजिकल फंक्शन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना गया है, क्योंकि इससे हम बहुत सारे एनालिसिस करते हैं। तो इफ को समझने के लिए आपको समझना ये है कि अगर हमारे पास 2 क्राइटेरिया है तो एक इफ का यूज होगा, 3 क्राइटेरिया है तो 2 इफ का यूज होगा, 4 क्राइटेरिया है 3 इफ का यूज होगा, एक्सेट्रा, ऐसे ही चलेगा। कितने क्राइटेरिया तक को सॉल्व किया जा सकता है? तो 256 क्राइटेरिया तक को सॉल्व किया जा सकता है। 255 इफ को लगा सकते हो एक फॉर्मूला के अंदर, इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने लाइफ में सिर्फ एक दिन जोश में आ गए थे कि करके देखते हैं 255, बट 21 तक जाके ना फिर बोर हो गए कि क्या करेंगे, होता होगा जब हम माइक्रोसॉफ्ट वाले बोल रहे थे ऐसा ही होता होगा। और रियल टाइम में जरूरत में 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बहुत हो गया। उससे ज़्यादा होगा तो लोग पाइथन और एआई नहीं करेगा जो एक्सेल पे इतना लॉजिक बनाएगा, है ना। एक बार ये स्विच ऑन कर दीजिएगा यहाँ पे वो चार्जर का, ठीक है, थैंक यू। सो इतना तो समझ में आ गया कि 2 क्राइटेरिया हो तो एक इफ का यूज होगा, 3 क्राइटेरिया हो तो 2 इफ का होगा, 4 होगा तो 3 का होगा, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पास या फेल की कैटेगरी आपको बनानी है, और यहाँ पे जो वैल्यू है ये मार्क्स का है, ठीक है। इसको हम लोग चेंज कर देते हैं डेटा को। यहाँ पे कुछ डेटा है हमारे पास मार्क्स के बेस पे, और आपको पता करना है कि कौन सा बंदा इसमें से फेल है या कौन सा स्टूडेंट फेल है, कौन सा पास है। तो पास और फेल ये 2 हमारे क्राइटेरिया हो गए। तो इस क्राइटेरिया के बेस पे देखिए कितना सिंपल होता है। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन, अब सवाल होता है कैसे बोल देंगे कि पास है फेल है, इसी के लिए हमें एक पैरामीटर भी तो चाहिए। तो पैरामीटर कुछ भी वो आपको क्वेश्चन में पैरामीटर दिया जाएगा। एक नॉर्मल कंडीशन में ग्रेटर देन इक्वल टू 33 पे क्या हो जाता है, पास हो जाता है, एल्स फेल हो जाता है। तो इस क्राइटेरिया, ये जो हमारे पास पैरामीटर है, यही पैरामीटर हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। सो अब हमारे पास एक पूरा मटेरियल है। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर हो तो क्या हो, दैट इज ट्रू, अगर नहीं हो तो क्या, दैट इज फॉल्स। तो जो हो वो पास, कॉमा जो नहीं हो वो फेल। ये रहा आंसर आ गया। लॉजिक समझ में? इस लॉजिक को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करते हैं नई सीट्स के साथ। क्वेश्चन है यहां पे कि पास फेल के जगह पे मान लो ये सैलरी है आपकी, और सैलरी में हमें 2 तरह का ग्रोथ देना है, और ये मार्क्स नहीं, ये परफॉर्मेंस स्कोर है। क्या है ये? परफॉर्मेंस स्कोर है। परफॉर्मेंस स्कोर के बेस पे आपको नई सैलरी देनी है, न्यू सैलरी हमें बनाना है। तो फिलहाल ये है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस स्कोर, इफ परफॉर्मेंस स्कोर इज ग्रेटर देन 80, देन आपको 20% का हाइक मिलेगा।
10% का मिलेगा लेकिन दोनों को, यानी कि जो ये करेंट सैलरी है, नई सैलरी हमेशा बढ़ के ही मिलेगा, बट कितना बढ़ेगा ये लॉजिक पे डिपेंड करता है कि आप सोच कितना पाते हो। तो सूरज कोशिश करेंगे। हमें इफ इस बार किसको चेक करेंगे? हमें लास्ट सैलरी चेक करनी है, तो डी नहीं, लास्ट सैलरी नहीं चेक करनी, परफॉर्मेंस चेक करना है। अच्छा, परफॉर्मेंस के बेस पे सैलरी पे कैलकुलेशन होगा ना, तो हमेशा वैल्यू का देंगे फिर हम, मतलब नहीं, यहाँ लॉजिक समझिए ना कि परफॉर्मेंस देख के हमारा बढ़ेगा सैलरी, ना कि सैलरी देख के बढ़ेगा। तो हमारा लॉजिक बस हमें चेक करने की वो एलिजिबल है एग्जैक्टली कि इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 80 एज पर क्वेश्चन, तो क्या हो। इस बार तो पास फेल नहीं है, एलिजिबल तो नहीं, तो जो सैलरी है हमारी इनटू 120%, 100% का मतलब सेम सैलरी होता है, 120% मतलब 20% की हाइक हो गई सेम। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सैलरी इनटू 110%, दैट्स इट। लॉजिक समझ में आया कि कैलकुलेशन अंदर में कैसे करेंगे, यानी कि ट्रू वाले पार्ट में सिर्फ हम कोटेशन देख के आउटपुट ही नहीं लेते हैं, हम वहाँ पे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। सर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत नहीं है, वो दूसरा हमेशा ब्रैकेट क्लोज करना नहीं, है। मतलब लास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो? जैसे 120% के बाद आपने बस कॉमा ब्रैकेट कहाँ मांग रहा है हमसे? क्वेश्चन का देखिए सिंटेक्स, ये ब्रैकेट नहीं मांग रहा है, बोल रहा है ट्रू वाली वैल्यू दो, फॉल्स वाली वैल्यू दो, कॉमा है तो ब्रैकेट नहीं देंगे। अच्छा, ये जो बड़ी ब्रैकेट शो कर रहा है वो ये शो कर रहा है, दैट इज ऑप्शनल। अगर आप कुछ नहीं दोगे तो वो ट्रू फॉल्स में आंसर देना शुरू कर देगा, लेकिन हमें तो ट्रू फॉल्स में नहीं, हमें तो सैलरी डिफाइन करनी है, इसलिए हमें यहाँ पे चलेंगे। एक और क्वेश्चन इसमें लेते हैं हिमांशु जी, बहुत सिंपल तरीके से अभी हम मूव कर रहे हैं कि हमारे पास जो परफॉर्मेंस स्कोर है, इफ परफॉर्मेंस स्कोर इज ग्रेटर देन 80 देन प्रिंट नेम एल्स ब्लैंक। इसमें आपको नेम प्रिंट करना है या तो ब्लैंक छोड़ देना है, लेकिन चेक परफॉर्मेंस को करना है। इफ परफॉर्मेंस को कॉमा, इसको चेक कहाँ किया, कॉमा कर देंगे तब तो रिजल्ट पे आ जाएंगे, इसको चेक ही तो करना है। एक मिनट, इसको करेंगे ग्रेटर देन 80, एग्जैक्टली, ग्रेटर देन 80 देन प्रिंट नेम प्रिंट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, यही तो है कि नेम प्रिंट कैसे करेंगे, तो नेम पे क्लिक कर देंगे तो नेम प्रिंट हो जाएगा, यानी A2 की वैल्यू आपके सेल में आ जाएगा। और ब्लैंक का मतलब ये होता है, यही होता है ना, ब्लैंक का मतलब ये होता है, यानी डबल कोटेशन के अंदर कुछ नहीं डालते हैं तो ब्लैंक हो गया, स्पेस डालते तो स्पेस हो गया, कोई क्राइटेरिया आपको पास फेल ये वो चाहिए तो वो डाल देते हैं। सो ये देखिए ब्लैंक हो गया, लेकिन जैसे डबल क्लिक करते तो जहाँ जहाँ पे 80 क्रॉस है परफॉर्मेंस स्कोर, उसका नाम आप देख पाते हैं। अभी तक हम लोग सिंगल इफ पे काम कर रहे हैं, अब चलते हैं मल्टीपल इफ के ऊपर। ठीक है, इस बार क्वेश्चन है कि आपको ग्रेड निकालना है। क्या निकालना है? ग्रेड निकालना है। आप बोलोगे सर ग्रेड के लिए क्राइटेरिया तो दे दो, तो ग्रेड के लिए क्राइटेरिया है कि अगर ग्रेटर देन 80 होता है तो ए ग्रेड, 50 से 80 के बीच में होता है तो बी ग्रेड, और लेस देन 50 होता है तो सी ग्रेड। मतलब आपको क्राइटेरिया मिल गया है कि किस क्राइटेरिया पे आपको ग्रेड मिलेगा। क्या बोल रहा है कि हमारे पास 3 क्राइटेरिया है, तो 3 क्राइटेरिया में क्या चलेगा, 2 इफ का जरूरत पड़ेगा। तो वो 2 इफ कैसे यूज करते एक बार देखते हैं, फिर आप लोग बनाएंगे। इफ चेक क्या होगा, मार्क्स इज ग्रेटर देन, जबरदस्ती का इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन है, तो इक्वल टू लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 80 तो क्या हो, ए हो, लेकिन इसके बाद अदरवाइज बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, नहीं तो हमें बी सी तो इकट्ठा नहीं चाहिए ना, वो तो बी या तो बी चाहिए या तो सी चाहिए या तो ए चाहिए। तो जहां पे बी सी आप लिखे हो यानी यहीं पे आपको एक और इफ की जरूरत पड़ेगी। सो इफ दिस वैल्यू इज
ग्रेटर देन इक्वल टू 50, यानी कि आप बिटवीन वाले को कैसे लिखते हो, यहीं पे लॉजिक है। 50 to 80 नहीं लिखते, हम लिखते हैं कि देखो एक लॉजिक तो हमने लगा रखा है कि 80 से ऊपर वाले को ये करना है, फिर तुम 50 से शुरू करो और ये ऑटोमेटिकली 80 पे जाके रुक जाएगा क्योंकि एक बैरियर लगा हुआ है। तो ये हो गया हमारा, बस इसमें बिटवीन नाम का कुछ चीज नहीं डालना है। सो दैट विल वर्क लाइक बिटवीन। ग्रेटर देन इक्वल टू 50 मतलब ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स विथ 50 एंड एंड विथ 80 बोल सकते हैं, और क्योंकि 80 से ऊपर लगा हुआ है तो क्या हो, बी हो, और इसका जो बच जाएगा वो सी, इफ नहीं। इसीलिए 3 में 2 ही इफ होता है, क्योंकि लास्ट वाला जो इफ होता है ना ये हमें 2 क्राइटेरिया को सॉल्व कर देगा और एक पहला वाला, तो 3 हो गया टोटल। तो यही चलता है कि हमेशा आखिरी इफ जो होगा वो हमें 2 पैरामीटर को सॉल्व कर देता है। तो सर आपने फर्स्ट इफ में वो जो ग्रेटर देन इज इक्वल टू नहीं करा, सेकंड में ग्रेटर देन हाँ, तो उसका क्या रीजन? हाँ बताते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है ग्रेटर देन 80, तो इक्वल टू क्यों करोगे, अगर 80 कर दोगे तो ये बी ग्रेड वाले ए में आ जाएंगे ना। और यहाँ पे इक्वल टू इसलिए क्या कि ये 50 से 80 बोल रहा है, तो 50 इंक्लूडिंग है ना, इंक्लूडिंग के लिए इक्वल टू दिया, ग्रेटर देन के लिए इक्वल टू नहीं दिया, और एल्स अपने आप चूंकि 50 है तो अब तो 49 वाले को ही तो कवर अप करेगा ना सी। बात समझ भाई, एक इफ में एक क्लोज होता था, 2 इफ में 2 क्लोज होगा, जितनी इफ उतनी ब्रैकेट। इसी वजह से आपका लॉजिक एक्सेल पढ़ते पढ़ते इतना आसान हो जाएगा कि आप सिक्वल या पावर बीआई करते हो, ये वाली लॉजिक वहां पे भी लगेगा। समझ में आया? 2 ब्रैकेट देने और दिखाएगा सिंटेक्स में नहीं, डिफरेंट कलर्स में दिखाता है। डिफरेंट कलर में दिखाता है, ये हेल्प की बात होती है कि हमें देखना चाहिए कि 2 ब्रैकेट लगाना है ना, लेकिन हमें खुद पता होना चाहिए वो नहीं है। आप लॉजिक पे पकड़ो, देखो फिर से देखते हैं। इफ कोई भी फंक्शन स्टार्ट होता है तो ब्रैकेट स्टार्ट होता है। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 80 तो क्या हो, ए हो। आपने अभी बंद तो कर नहीं रहे हो, अगर इतना ही रहता तो क्लोज हो जाता। अब आप चलते हो दूसरे इफ में, फिर ये खुला, फिर से आप चेक कर रहे हो इसको, ग्रेटर देन इक्वल टू इस बार चेक कर रहे हो 50, क्यों? क्योंकि 50 से लेके 80 को कवर अप करेगा ये वाला पार्ट, ये हमें बी दे देगा, और इसका जो एल्स बचेगा यानी 50 से नीचे वो सी दे देगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो दोनों इफ खोला था वो बंद भी तो करोगे। लॉजिक समझ आया? अब थोड़ा बेहतर हो गया होगा। ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी नहीं, अच्छों का यहाँ आके नींद उड़ जाता है लॉजिक बनाने में, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक का यूज होता है। अभी तो सिंपल चल रहा है, इसके अंदर ये फेराड, इसके अंदर ये, उसके अंदर वो, ऐसी बात क्राइटेरिया। हाँ लॉजिक समझते रहना है। समझ में आया? जैसे कि हमने आपकी जो सेकंड कंडीशन की t2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 लगाई है, अगर हम सेकंड ने लेके पहले ही लगाए तो वर्क करेगा ये फॉर्मूला? उल्टे पुल्टे में नहीं, अभी तो कर जाएगा क्योंकि 2 3 तक है, 4 रहेगा तो पहले 50 दे देंगे, फिर 100 वाला देंगे, फिर तो उल्टा पुल्टा में नहीं, या तो असेंडिंग चलेगा या तो डिसेंडिंग जैसे चलेगा। मैं वही कह रहा हूँ, 50 80 देन सी छोड़, हाँ। और अगर मान लो बीच में होता है कि 70 भी है तो 50 लॉजिकली हम लोगों को चल तो जाता है, बहुत केस में चल जाता है, लेकिन लॉजिकली टॉप टू बॉटम चलना है हमेशा, या तो बॉटम टू टॉप चलिए या तो टॉप टू बॉटम। सबसे बढ़िया तरीका होता है टॉप टू बॉटम चलना, कि ये हो तो ये फर्स्ट डिवीजन, नहीं तो सेकेंड डिवीजन, नहीं तो थर्ड डिवीजन, नहीं तो फिर फेल। पहले ही फेल, फिर उसके बाद फर्स्ट, उससे अच्छा है। चलिए वैसा ही कुछ देखते हैं, एक और सवाल का जवाब करते हैं। इस बार क्या है, ये परफॉर्मेंस स्कोर नहीं है, ये एज है। क्या है? एज है। क्वेश्चन है इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 तो ओल्ड, ठीक, 18 से 59 तक है तो यंग, और लेस देन 18 है तो चाइल्ड। सही स्टेटमेंट इक्वल्स टू इफ एज वाली सेल सेलेक्ट एज वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर देन वैल्यू इक्वल सॉरी
60 देन जो वैल्यू देगा वो ओल्ड ओल्ड देगा, बिल्कुल यहाँ तक करेक्ट है। आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट सवाल आपसे ही है। इफ 18 अगेन यू हैव टू चू जस्ट सेलेक्ट ना, Select. इसी को तो चेक करेगा। इज 18 क्या? सॉरी स्मॉलर देन स्मॉलर क्यों? ग्रेटर देन इक्वल टू 18। 18 से शुरू होगा 59 तक जाएगा, यही तो है लॉजिक बीच का। तो यंग एल्स चाइल्ड, दो इफ लगाया इसलिए समझ में आया? इसमें 18 to 59 का रेंज देने की जरूरत नहीं है। वो 60 पे bracket 60 हो में रहा है। कवर हो रहा है ना। 60 के ऊपर एक हो गया, 18 से ज्यादा ठीक। वो कहाँ? 18 से शुरू तो हुआ, रुक कहाँ जाएगा? 60 पे जाके, 60 भी नहीं 59 पे, 59.9 भी रहेगा वैल्यू तब भी पढ़ लेगा। 60 पे क्योंकि 60 already पहले है। जैसे 60 होगा तो फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा ना। अगर 59.9 भी रहता तब भी फिर आप सेकेंड डिवीजन ही कहलाओगे। अगर 0.1 से भी आप मिस करते हो तो सेकेंड ही होगा, ऐसा नहीं कि आपको ग्रेस दे दिया जाएगा, वो अलग रूल होता है ग्रेस का। सेम वही चीज तो यहाँ पे भी है। अगर आपको समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन और बनाइए। यहाँ पे इस बार 4 ग्रेड बनाना है एज का। क्या है? अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होता है तो ओल्ड है, नहीं 20 से लेके 59 तक होता है तो यंग है, 13 से लेके 19 तक होता है तो टीन है, और लेस देन 13 है तो चाइल्ड। 4 हो गया, 3 इफ लगेगा। समझ में आ गया? ट्राई कीजिए, आप ही ट्राई कीजिए, एकदम आराम से चलना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एज कॉमा कर देंगे तो फिर लॉजिक से बाहर हो जाएंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 60 वेरी गुड। देन देन ओल्ड लिखा तो है, ये तो है, इतना अच्छा सा लिखा। चलिए कलर कर देते हैं। यहाँ से देख देख के आपको बस सेट करना है सारा। यहाँ पे इक्वल्स टू एफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो ओल्ड को हम डबल कोटेशन, कोई भी आउटपुट जो टेक्स्ट आउटपुट लेते हैं वो डबल कोट के अंदर। चलिए, और then equals to greater than equals to 20 कौन young कौन age again age select करेंगे। इफ ना, if इफ ही नहीं तो कौन? इफ के अंदर इसको सेलेक्ट करेंगे, वो वही तो पूछ रहा था कौन। इफ के अंदर E2 को दोबारा चेक किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 20, जो कि 20 से 59 को कवर अप करेगा तो यंग, देन कॉमा, अगेन इफ, वेरी गुड, अगेन एज, then 13 greater than equal to 13 एग्जैक्टली, देन then 3, अदरवाइज। otherwise चलिए, अदरवाइज समझ गए ना कि उसका जो एल्स बचेगा रिमेनिंग। अब कितना इफ? 3 इफ, तो 3 कॉमन, सॉरी ब्रैकेट, दैट्स इट। समझ में आ गई? अगर ये समझ में आ गया तो ये आसानी से बन जाएगा। इस बार आपको एक्चुअल डिवीजन निकालना है। 4 तरीके के डिवीजन से हम लोग होके गुजरते हैं नॉर्मली एग्जामिनेशंस के अंदर। अगर आपका मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होता है तो फर्स्ट, 45 से लेके 59.9 तक होता है तो सेकेंड, 33 से लेके 44.99 तक होता है तो सिंपल पास, और एक और है फेल। रमेश जी, इफ इसमें वैसे 3 इफ लगेंगे, 3 इफ लगेगा कि 4 वाला ही कंडीशन है। देन इसके बाद मार्क्स मार्क्स को चेक करा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 60 फर्स्ट,
first, then again if, again if, एकदम लॉजिक पकड़ के रखिए, कुछ है ही नहीं. then marks, Again marks, then greater than is equal to 45, 45, then position second, second, then again comma, then again if greater than is equal to 33, greater than equal to 33 कोण E2. Then pass, else fail. pass, else fail. फिर ब्रैकेट कितना if उतना ब्रैकेट. अब आपकी बारी आएगी, असल अग्नि परीक्षा होगी आपकी. क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन है इफ प्रोडक्ट इज एप्पल, if product is apple, then print their sales amount. बात समझ में आया? क्या क्वेश्चन है? जिसका जिसका प्रोडक्ट एप्पल है ना, उसी का सिर्फ सेल्स अमाउंट हमें निकालना है. ये है क्वेश्चन. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई होप निकाल देंगे इजिली. लॉजिक सोचिए हिमांशु जी. Is equal to if logical product apple, if this, आप नहीं, कोई नहीं बोलेगा इनके बारे में, कोई नहीं बोलेगा. सोच के रखेंगे, अगर ये गलती करेंगे तब आपसे पूछेंगे तब, क्योंकि ये लॉजिकल है. अगर चार मिल के लॉजिक लगाएंगे ना तो कभी भी आप रियल टाइम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे प्रॉब्लम. हाँ, ये काम कर सकते हो जब आप पर्सनल ग्रुप मीटिंग करते हो तब. क्वेश्चन है कि एक प्रोडक्ट अगर एप्पल हो तो उसका सेल्स दिखाना है, नहीं तो ब्लैंक छोड़ देना है. एल्स ब्लैंक लिख भी सकते हैं क्वेश्चन में. लॉजिकल में एप्पल कर देना था प्रोडक्ट को. ठीक है, उसके बाद सेल्स अमाउंट, अब इसको लॉजिकल देना पड़ेगा पहले. लॉजिक तो आए पहले नहीं. लॉजिक देना पड़ेगा. सर हमें रेंज सेलेक्ट करनी थी. वो तो आप बताएंगे. अब आपके पास. हाँ, तो पहले ये ले. हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे पूरी, देन आप बताएं. सर काउंट इफ से काउंट स्टेप से तो काउंटिंग होगा ना, हमें वो नहीं करना है. यहाँ तो बोल रहा है कि उसके सामने आप सेल्स अमाउंट दो, नहीं इसको इज इक्वल टू एप्पल कर देंगे. यस. अगर C2, कोई जरूरी नहीं है कि C2 में एप्पल होगा कि 1 प्लस होगा. अगर C2 एप्पल होता है, यही तो क्वेश्चन है, तो आपको सेल्स अमाउंट लेना है, नहीं तो ब्लैंक कर देना. ये पहला वाला क्वेश्चन टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा हमने वो कर दिया. पिछले बार किया था कि अगर ऐसा हो तो नाम उठाओ, नहीं तो ब्लैंक कर दो. इस बार बोला एप्पल होता है तो प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो उठाओ, नहीं तो ब्लैंक कर दो. तो जहां जहां पे एप्पल इसको मिला वहां से उठा लिया, अदरवाइज ब्लैंक कर दिया. सर मेरा एक क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने एप्पल लिखा है, उसमें एप्पल की लिख के फ्रीज कर सकते, सेल का रेफरेंस लेके फ्रीज भी करना पड़ेगा. वही क्वेश्चन है। कर सकते. क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में होता है ना, तो जो मैंने देखे हैं उसमें वो सेल नहीं लेते हैं, बल्कि मैनुअली डायरेक्ट ही करते हैं. इसलिए कि थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है इसमें. इस बार क्वेश्चन है इफ नेम स्टार्ट्स विथ B, then print name else blank. आपसे ये क्वेश्चन है, बाकी सब लोग सोचेंगे. जिसका नाम B से स्टार्ट हो रहा है उसका नाम दिखाइए, नहीं तो ब्लैंक कर दीजिए. इफ लॉजिक लेफ्ट. हाँ, चला दिमाग चला. दिस लेफ्ट ऑफ दिस. हाँ सॉरी सर, देन इसमें टेक्स्ट देना. एक ही करेक्टर. सर
इसको छोड़ भी सकते हैं या कॉमा 1 भी कर सकते हैं। इक्वल्स टू बी होगा। इक्वल्स टू बी होगा, वेरी गुड। तो नाम उठा ले, नहीं तो ब्लैक। आपको समझ में आया ये लॉजिक? पक्का? ये लेफ्ट वाला पहले मेरे दिमाग में नहीं आया। हाँ, बहुत कम के ही दिमाग में आता है, लेकिन जिसका आता है मैं समझ लो ठीक दिमाग चल रहा है। नहीं तो दिमाग पे और जोर देने की जरूरत है। गुड, समझ आ गया? अच्छा, यहाँ पे अगर हम नाम चेंज कर सकते हैं, बाबा नाथ, देखिए आ गया बाबा नाथ का नाम। विकास आ गया। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है। इफ नेम एंड्स विथ, जिसके नाम के लास्ट में, इफ नेम एंड्स विथ SH, देन प्रिंट नेम एल्स ब्लैंक। बड़ा सोच समझ के आंसर दीजिए, बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा है आपसे। इक्वल टू राइट, क्योंकि एंड की बात हो रही है तो राइट से चेक होगा। इक्वल टू राइट डाला डायरेक्ट तो गड़बड़ हो जाएगा। इफ से, राइट से भी शुरू कर सकते हो, बट इफ से शुरू कीजिए क्योंकि ये आसान आंसर है। नेम देन राइट आएगा। राइट से ही शुरू कर लीजिए। अगर हम राइट से इस नाम में से 2 लेटर निकालते हैं ना, इससे क्या फायदा होगा कि राइट से क्या होता है वो आपके सामने आ जाएगा। बात समझ में आई? अब आपको करना है, यहाँ पे लगेगा इफ, लगेगा ना? इफ इससे जो आंसर आए वो क्या हो? SH हो। जैसे इनका B था, आपका SH होगा। तो नाम उठाना है, नहीं तो नहीं। पिछले बार से ब्रजेश का नाम उठा रहा था, इस बार हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का नाम उठा रहा होगा। आदेश का भी उठाया, आशीष का भी उठाया। लॉजिक समझ आया? यहाँ पे है सिंटेक्स। अब चाहे तो यहाँ पे ऐसे करके पेस्ट कर सकते हैं, स्पेस लगा के, तो आपको दिखता रहेगा कि सिंटेक्स का यूज क्या किया गया है इसमें। नहीं, सो इसमें मतलब जो A2 है वो मतलब इन्वर्टेड कॉमा में नहीं होगा, जो मतलब किसी भी सेल का रेफरेंस इन्वर्टेड कॉमा में नहीं होता है। बस जो आउटपुट में टेक्स्ट है ना वो। जो टेक्स्ट होता है वो, अगर रेफरेंस को भी आउटपुट में A2 को डबल कोट में ले लेंगे तो वो A2 हो जाएगा, ना कि रेफरेंस रहेगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। एग्जैक्ट, समझ में आए? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस बार हिमांशु जी आपसे है। इफ नेम कंटेन J एनीवेयर मतलब किसी का नाम आगे से शुरू हो, पीछे से हो, बीच में हो, कहीं पे भी J हो। जैसे राज के लास्ट में J है, ब्रजेश के बीच में J है, एक जितेंद्र नाम का बंदा है जिसके शुरुआत में J है, मतलब J कहीं पे भी हो, लेकिन आपको चाहिए नाम, ऐसा नाम जो J कंटेन करता हो। फाइंड यूज करेंगे इसमें। पहुंच गए हैं, करीब करीब पहुंच गए हैं। सर्च, क्योंकि फाइंड में फंस सकते हैं, क्योंकि वो केस सेंसिटिव होता है। फाइंड कहीं J कैपिटल में लिखा है, कहीं स्मॉल में, बट हमारा सर्च दोनों को फाइंड कर लेता है। देखते हैं सर्च करता क्या है। सर्च J कहाँ? इसमें। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं होगा, अब आगे सोचना पड़ेगा। देखो, इसीलिए आप इफ से नहीं बना के आप फंक्शन, वो जो बेसिक फंक्शन है वहां से शुरू कीजिए। आपके दिमाग में सर्च आ गया, इफ तो लगेगा जब इसको सॉल्व करेंगे, बट सर्च से क्या होगा कि आउटपुट सामने है। आप सोचो क्या होगा, क्योंकि डायरेक्ट तो नाम नहीं उठा सकते हो, एरर वाला में प्रॉब्लम कर देगा। इससे ही है। हाँ, तो कैसे? इसके आगे सर्च, इसके पहले इफ दिस जो निकलेगा आउटपुट, कॉमा करके कॉमा करने के बाद उसमें आप J कर देंगे।
कॉमा करके जे कर देंगे तो ये कौन सा, Double quotation। इसमें तो कोई लिंक बना नहीं कॉमा डबल करके J। डबल कोटेशन में जे कर देंगे। अगर डबल कोटेशन में भी जे करेंगे तो कोई लिंक बना कहाँ, लॉजिक बना कहाँ, कॉमा करके तो आप आ गए आउटपुट में। ठीक है, यही तो सोच फिर कॉमा हटा के बोल, कॉमा हटा के जे कर देंगे। देखिए आगे सामने लिखा हुआ, इसमें से क्या करेंगे, सर्च का आंसर आपको पता है कि सर्च का आंसर पता है, अब हमें उसके फाइनल आउटपुट पे मूव करना है। मतलब हमें इतना दूर तक पहुंच गए हैं, इसके आगे क्या करें। सर डायरेक्टली हम नेम वाला सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इफ के साथ क्या करें, ये लॉजिकल टास्क तो कंप्लीट हो गया है, कॉमा वाली सेल्स A2 को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा ब्लैंक छोड़ देंगे। ब्लैंक छोड़ देंगे। देन इसके बाद जो एरर आएगा उसके लिए हम दोबारा से एक एरर यूज करेंगे। अब ये प्रॉब्लम फंस गया, अभी भी प्रॉब्लम फंसा हुआ है नहीं। अब इफ एरर पढ़े हैं ना, अब देखिए यहाँ पे समझ में आएगा इफ एरर। सिंटैक्स में हुआ अब क्या करेंगे, इफ एरर जीरो शुरू में लगेगा, कर दो। कहा जाता है कि अगर आंसर आता है तो आने दो, और नहीं आता है तो ब्लैंक कर दो। हमें तो ब्लैंक करवाना है ना, बस आ गया आंसर। तीन तीन के लिए अब देखो ये फॉर्मूला बना, इफ एरर भी लगा, सर्च भी लगा और इफ भी लगा। ऐसे जिस दिन सोचना शुरू कर दे तो समझ लो आप लॉजिक पे पहुंच गए। अच्छा, इसके और भी आंसर हो सकते हैं, और तरीके से भी इसको बनाया जा सकता है। सर वो वाइल्ड कार्ड सर्च के लिए हाँ, वाइल्ड कार्ड के भी थ्रू बन सकता है, आज वो क्लियर कर देंगे, आज तो हालांकि टाइम लगभग होने वाला, कोई बात नहीं है। एक तरीका ये है कि जब आपने सर्च किया, इजी बताता हूँ पहले, जिसमें कि लॉजिक हमारा स्ट्रांग होगा, कि अगर हमने सर्च करवाया है जे को विद इन दिस, तो हमें ये हुआ कि या तो एरर आया या तो नंबर आया। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, सर्च का। समझने के लिए लिख लो कि ऊपर हमने सर्च यूज किया। इज एरर पढ़े हो, इज एरर आप लोग पढ़े है ना। तो अगर हम यहाँ पे करें कि भाई इज एरर चेक करवा ले इसको, तो इसमें तो कोई एरर नहीं है तो ये फॉल्स आएगा, और जहाँ जहाँ पे एरर है वहाँ पे ट्रू आ जाएगा। तो फाइनल इफ यहाँ पे लगेगा। कैसे, इफ दिस इक्वल टू फॉल्स, तो नाम उठा लो, नहीं तो ब्लैंक कर लो। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से भी तो बन सकता है। जैसे यहाँ पे बनाया है इफ एरर और सर्च, यहाँ पे बन जाएगा सर्च इज एरर और इफ, इससे भी तो बन जाएगा आंसर। तो सर वो जहाँ पे नंबर आ रहा है वहाँ पे इस नंबर की यूज कर सकते हैं। इज नंबर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इज नंबर करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा, इज नंबर करेंगे इसके लिए फॉल्स आ जाएगा। हाँ हो गया, इज नंबर से भी हम बना सकते हैं। देखा, अगर आपके पास छोटे फंक्शन है तो बड़े लॉजिक सोच पाओगे। मतलब इसके जगह पे हम इज एरर के जगह पे एक और सर्च तो लगेगा किसी भी हालत में, यानी सर्च इज नंबर और इफ, ये तीन के भी कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। देखिए इसके आंसर्स कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो सोचिए ये बेसिक वाली फंक्शन जिसको हम बहुत आसान समझते हैं, वो लॉजिक में कितना काम आता है। एक बनाया हमने सर्च इज एरर विथ इफ, एक बनाया सर्च इफ एरर विथ इफ, नहीं। सो इस तरीके से हमने, हमारे पास एक नहीं तीन लॉजिक बन रहा है इस काम को करने के लिए, नहीं सर वैल्यू से दूर जाएगा, है, वैल्यू से वैल्यू से वैल्यू से नहीं होगा क्योंकि एरर है ना। वैल्यू तो टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है, एरर को कन्वर्ट नहीं करता है। तो इस तरीके से आप अपने बेसिक, ये जो टिक मारे वो टिक नहीं है, ये यही है हमारा पूरा औजार जिससे हम पूरा लॉजिक क्रिएट करते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये आपका सेल्स है और ये आपका
टारगेट है। ठीक है, नहीं करते हैं ना, ठीक करते हैं। यहाँ पे भी एक फॉर्मूला लगा लेते हैं ना, दिस माइनस रैंड बिटवीन 1 to 10,000। माइनस की जगह पे कर देते हैं, क्या बन गया, सिंपल ही रेट। ये आपका सेल्स है और ये हमारी टारगेट है। जिसने जिसने टारगेट अचीव कर लिया हो, जिसने जिसने टारगेट अचीव किया हो उसका नाम चाहिए। इफ टारगेट अचीव्ड देन प्रिंट देयर नेम। इस बार सर इसमें इफ if D वाला selection is greater than target वाला सर। क्या बात है, कमाल, बहुत अच्छा। ये तो लॉजिक है, ये खाली इक्वल टू डाल दीजिए, बाकी लॉजिक ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हो जाए या सेल्स ज्यादा हो जाए तो टारगेट अचीव माना जाएगा। अगर ऐसा होता है तो नाम उठाइए, नहीं तो ब्लैक। अच्छा लॉजिक चल रहा है सूरज, बहुत बढ़िया, सुपर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा वैलिडेशन, सब जगह पे ये लॉजिक चलेगा कि अगर ऐसा होगा तभी हम उसको हाईलाइट करेंगे, या ऐसा होगा तभी हम उसको वैलिडेट करवा सकते हैं, या उसको एंट्री होने का। हर जगह पे ये वाली लॉजिक काम करेगा। जो लॉजिक अभी आपके माइंड में चल रहा है, इसके ऊपर बहुत अच्छे से मेहनत करने की जरूरत है। क्लियर है? अब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आधे घंटे का सेशन और चाहिए। थोड़ा सा सोचिए इन सब के बारे में, मतलब इस वीकेंड में, वीकडेज में। ये दूसरी मेरी सेशन है, तो नेक्स्ट सेशन जो होगा 9 बजे, उसमें हम आधे घंटे, आप भी आ जाइएगा नेक्स्ट सैटरडे वाले में। अभी तो आपको इन लोगों के साथ आना ही है, 10 बजे वाले के साथ डैशबोर्ड शुरू करेंगे, लेकिन इन लोगों के साथ थोड़ा लगेगा कंपटीशन। मैं आपको इधर ही रख लेंगे जब तक आपका जॉब नहीं रहता है। इसमें एंड और वाला भी है। हाँ, एंड रह रहा है और रह रहा है, आधे घंटे चाहिए। तो एंड और को, यानी कि जब 2-3 कंडीशन को और मर्ज करेंगे। अभी सिंगल सेल के फंक्शंस पे मल्टीपल लॉजिक लगा रहे हैं, अब मल्टीपल सेल्स के ऑप्शन पे हम मल्टीपल लॉजिक लगाएंगे, नहीं तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आज इतना रखते हैं।